चलो कॉलम ए एंड कॉलम बी, हम मैच द कॉलम। देखिएगा लैंगिक जनन, है ना? अब जनन किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आता है। जनन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो जनन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक अपने जैसे गुणों वाले नए जीव उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव अपने जैसे गुणों वाले, अपनी जाति के अपने जैसे समान गुणों वाले जीवों को उत्पन्न करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा मिलकर नई संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा मिलकर अपने नई संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये क्रिया इनमें होती है, मनुष्य में कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भेड़ आदि, इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब रतौंधी रोग की बात करें तो रतौंधी रोग क्या है, ये आंखों में पाए जाने वाला रोग है। इसमें हमें दिखना कम हो जाता है, आंखें, दृष्टि कमजोर हो जाती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि कमजोर होती है उसे रतौंधी रोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए उसे गाजर, दूध, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। एक कोशी जीव किसे कहते हैं, अमीबा एक कोशी जीव है जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशी जीव कहलाते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक कोशी जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तुमने बताया अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं होती, ध्यान रखना भैया। अमीबा आप कैसा भी बना सकते हैं, है ना। ये अमीबा है। बोले सर इसने तो ऐसे बनाया, सर किताब में तो ऐसे सर किताब में तो, वो भी सही है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, ये ध्यान रखना भैया। और अमीबा ऐसा जीव है जो एक कोशी जीव है। और इसमें कौन सा जनन होता है, अमीबा में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ये ध्यान रखना भैया। अलैंगिक जनन अमीबा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है ना। ये इनमें एक अलैंगिक जनन होता है। सर खाना कैसे खाते हैं? जैसे कुछ चीजें तो ये हाँ, इसको फिर बोला। आसपास से घेर के उसमें हाँ उसी को खा जाते होंगे, खाते होंगे, ऐसे ही खाते होंगे, मेरे को भी पता नहीं, ऐसे ही खाते होंगे बेटा। ये तो- टुकड़ों में भी तो हो जाते हैं ना, टुकड़ों में तो हो जाते हैं अमीबा। हाँ अमीबा क्या करता है, ये इसमें अलैंगिक जनन होता है। इसको अपने जैसे समान गुणों की संतान उत्पन्न करने के लिए इसको साथी की जरूरत नहीं होती। इसको इसके साथी की जरूरत नहीं होती है, ये अकेला ही अब धीरे धीरे अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है और नवजात शिशु अपने शरीर से अलग कर देता है। हाँ। अपने शरीर को दो भागों में बांट के नवजात शिशु अलग कर लेता है। इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। और इसमें जब नए संतान को जन्म देने की जो क्रिया होती है, जो विधि होती है, उस विधि का नाम क्या है, द्विखंडन विधि। हाँ, द्विखंडन विधि से ये एक नई संतान को उत्पन्न करता है। चलो अब इंसुलिन हार्मोन, ये जो हार्मोन्स होता है जो अमाशय में बनता है, कहाँ बनता है, ये ग्रंथि होती है, पेनक्रियास ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, ये जो हमारा अमाशय है ना, पेट है ना हमारा, इस पेट के आसपास ये ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम पेनक्रियास ग्रंथि कहते हैं। उसमें से ये इंसुलिन हार्मोन बनता है और ये बहुत कड़वा होता है। हाँ, कड़वा पित्ती बोलते हैं। हाँ, कड़वा और पीलापन पे होता है, पीला और कड़वा। ये इतना कड़वा होता है कि ये हमारे शरीर में जो भी हम मीठा खाते हैं ना, उस मीठे को पचा लेता है। अगर ये हार्मोन्स बनना बंद हो जाए तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, हमारा खून मीठा हो जाएगा। हम जब पेशाब करने जाएंगे तो वहाँ पे चींटियाँ आने लग जाएंगी, क्योंकि पेशाब में भी क्या निकलने लग जाएगा, शुगर, मीठा। तो ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमें डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है। जिनके ये हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं उनको इस हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं।
इंसुलिन हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाते हैं बहुत से लोग, लगता है। क्योंकि उनको शुगर की बीमारी रहती है, क्योंकि पेट में बन ही नहीं रहा। जो ग्रंथि होती है ना वो सुस्त पड़ जाती है, सुस्त काम करना बंद कर देती है, तो हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है। बनाती भी तो बहुत कम बनाती है, और इतना कम बनाती है कि शुगर पच नहीं पाता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है। समझ गए ना? तो ये कहाँ पाए, किसमें बनता है? पेनक्रियास ग्रंथि में। चलो, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन्स बनता है वो किसमें बनता है? थायराइड ग्रंथि में बनता है। अगर ये हार्मोन्स, अगर ये हार्मोन्स के बनने में असंतुलन की स्थिति अगर आ जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? ग्वाइटर। ग्वाइटर बीमारी, जिसको हिंदी में कहते हैं घेंगा। क्या कहते हैं? घेंगा रोग। ये नहीं हो जाता कि गर्दन किसी की घंटी, गले में घंटी जैसी नस फूल जाती है और ये गर्दन हो जाती है उसकी, ये मोटी सी गर्दन हो जाती है ना? अपन बोलते हैं यार इसकी गले में क्या घंटी लटका दी क्या, है ना? उसकी नस होती है ना, यहाँ पे एक नस होती है गले की, वो नस फूल जाती है, उसमें सूजन आ जाता है। वो सूजन हो जाता है तो ये हो जाती है। वो दर्द नहीं करती है, मगर वो उसमें सूजन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसमें हार्मोन्स नहीं बन रहा है। जो उसकी ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले के अंदर, उसमें हार्मोन्स बनना क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसकी भोजन में आयोडीन की कमी होती है। जिसके आयोडीन, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाइए। टाटा का नमक, नमक टाटा का आयोडीन नमक। ओके, तो आयोडीन नमक, हमारे नमक में, हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा होना चाहिए। अगर आयोडीन है तो यह हार्मोन्स बनेगा, यह आयोडीन की उपस्थिति बनता है। समझ गए ना? और इसकी कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर बीमारी हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि चलो, संक्रमित रोग कौन से होते हैं? संक्रमित रोग किसे कहते हैं? और ये कौन से होते हैं? हैजा है, सर्दी है, खांसी है, ये सबको हो जाता है, क्योंकि ये वायु के माध्यम से या एक दूसरे को छूने से भी फैलता है, छूने से भी फैलता है और वायु के माध्यम से फैलता है। वे रोग संक्रमित रोग कहलाते हैं। कोरोना भी आ गया, इसमें कोरोना भी आ गया। कोरोना सबसे खतरनाक रोग माना जाएगा, है ना? सबसे पहले कोरोना ही लिखो इसमें, उदाहरण में अगर आपको लिखना होगा ना तो सबसे पहले